नमस्कार दोस्तों, विकलेश हूँ मैं। दोस्तों, शहर बदलते हैं पर हर बदलाव दिखाई नहीं देता। कुछ बदलाव चुपचाप नसों में उतरते हैं, नीति की किताबों में नहीं, लोगों की सांसों में बसते हैं। न्यूयॉर्क वो शहर नहीं, वो एक बयान है, एक प्रतीक है, सभ्यता के वर्तमान और भविष्य की सबसे तेज धड़कन। वॉल स्ट्रीट की धड़कन, यूएन की परछाइयाँ, टाइम स्क्वायर की रोशनी और इमिग्रेंट ड्रीम्स का समुद्र है। और इसी शहर ने एक ऐसा निर्णय लिया है जो सिर्फ न्यूयॉर्क नहीं, पूरी दुनिया की राजनीति, पूरी दुनिया की बहस और आने वाले समय का दिशा सूचक बन जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं ज़ोहरान ममदानी की। पर ध्यान रखिए कि हम व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, हम प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं, हम दिशा की बात कर रहे हैं। क्योंकि व्यक्ति बदलते हैं और प्रवृत्तियां इतिहास बन जाती हैं। न्यूयॉर्क की चमक आपको धोखा दे सकती है। न्यूयॉर्क की जो चमक है वो आपको धोखा दे सकती है, पर अंदर से ये शहर थक चुका था। किराया आसमान पर था, नौकरियां अस्थायी थी और रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो महंगी हो गई थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट धीमी और टूटती हुई, और होमलेसनेस हर सड़क पर, और क्राइम हर गली का एक परिचित शब्द था। और दूसरी तरफ 123 अरबपति उसी शहर की लग्जरी क्लास टावर्स में रहते हैं। एक तरफ सोने की थाली है और दूसरी तरफ रसोई खाली है। और समाज का ये असंतुलन बड़ा चिल्लाता नहीं है, धीरे धीरे सुलगता है। और जब जनता को लगता है कि सत्ता अब हमारी सुनने वाली नहीं, तब सत्ता बदलती नहीं, उखाड़ दी जाती है। और यही वैक्यूम था और यही एंट्री होती है ममदानी की। कहानी एक परिवार की जो भारत से नहीं, भारत की स्मृतियों से निकला। माँ मीरा नायर, फिल्म निर्माता, कहानियाँ कहने वाली, वो कहानियाँ जो सत्ता से सवाल पूछती हैं। और बाप महमूद ममदानी, युगांडा से, अफ्रीका से, राजनीति और उपनिवेशवाद को समझने वाले बुद्धिजीवी। घर में किताबें थी, बहसें थी और सवाल पूछने की संस्कृति थी। ज़ोहरान बड़ा हुआ, धर्म से पहले इंसान को देखना सीखा और जाति से पहले वर्ग यानी कि क्लास को समझना सीखा। और राजनीति में पहले समाज को महसूस करना सीखा उसने। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राजनीति में जो नेता जनता को महसूस करता है वही जनता का दिल जीतता है। ज़ोहरान सड़कों पर गया, टेनेंट यूनियंस में काम किया, एविक्शन रोकने में मदद की और होमलेस शेल्टर में समय बिताया। ब्लैक कम्युनिटीज़ के बीच बैठा, पब्लिक हाउसिंग के गलियारों में चलकर देखा कि हवा कैसी होती है। और जब आदमी खुद का घर नहीं रख पाता, वो नेता नहीं, वो ज़मीन बन गया। नेता बनना आसान है, ज़मीन बनना बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। और फिर आया कैंपेन का समय। उसने भाषण बड़े हॉलों में नहीं दिए, किराए के घरों के लिविंग रूम में दिए। और उसने इंस्टाग्राम पर फोटोज़ नहीं डाली, सबवे में लोगों से आंखें मिलाकर बात की। और उसने कहा, मैं सत्ता के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए लड़ रहा हूँ जिसे सत्ता ने भुला दिया है। और वहीं सत्ता बदलने का बीज लगाया गया। वहीं सत्ता बदलने का जो बीज है वो पनपना शुरू हुआ। और याद रखिए, दुनिया के इतिहास में क्रांतियाँ गरीब नहीं करते हैं, क्रांतियाँ रिच इलीट भी नहीं करते हैं। क्रांतियाँ हमेशा मध्य वर्ग करता है, जो ना गरीब होता है ना अमीर, लेकिन हमेशा दबाव में होता है। और न्यूयॉर्क का मिडिल क्लास अब सर्वाइवल मोड में था। हेल्थ केयर महंगी, किराया असंभव, नौकरियाँ अनिश्चित और बच्चों की शिक्षा एक बोझ, और सेवानिवृत्ति और रिटायरमेंट एक सपना था। वो नारा नहीं चाहता था, वो राह चाहता था। और ये उसी तरह से है जैसे भारत के शहरों में आज हो रहा है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे। युवा नौकरी कर रहा है पर घर खरीदना सपने से भी दूर है। किराया हर 11 महीने में बढ़ जाता है और टेक्नोलॉजी के नाम पर जॉब सिक्योरिटी गायब हो रही है। महंगाई स्थायी साथी बन चुकी है। भारत और अमेरिका, ये दो देश नहीं, एक ही कहानी के दो अध्याय बन चुके हैं अब। और याद रखिए, राजनीति हवा की तरह नहीं चलती, लहर की तरह फैलती है। और आज अमेरिका में जो नैरेटिव खड़ा हुआ है, एंटी बिलियनियर पॉलिटिक्स, वेलफेयर स्टेट रिवाइवल, रेंट कंट्रोल, पब्लिक ओनरशिप एंड क्लास ओवर रिलीजन नैरेटिव, और ये नैरेटिव 10-15 सालों में भारत में और भी गहरा असर करेगा। जायज़ सा सवाल है, आप पूछेंगे कि कैसे? बहुत सरल है। भारत की सियासत के सामने आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या जनता आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से थक चुकी है?
और उसका उत्तर मिलेगा शहरों में नौकरी करने वाले युवाओं में, मेट्रो कम्यूटर्स में और पीजी में रहने वाले स्टूडेंट्स में, क्योंकि उसी वर्ग में सबसे ज़्यादा दबाव है। और जब दबाव बढ़ता है तो चुनावी प्रेफरेंस बदलता है। ज़ोहरान मुस्लिम है, हाँ, एक तथ्य है। उसने फ़लस्तीन पर बात की, हाँ, एक राजनीतिक स्टैंड है उसका। उसने मोदी की आलोचना की थी, उसने हिंदू धर्म की आलोचना की, उसका मत हो सकता है। और इन बातों पर प्रतिक्रिया जो है स्वाभाविक है। और मैं भी आपसे जो बात कर रहा हूँ उसमें ये पुट डाल सकता था, लेकिन असली प्रश्न ये है कि क्या उसकी जीत सिर्फ आइडेंटिटी की वजह से हुई? दोबारा सुनिए कि क्या उसकी जीत सिर्फ आइडेंटिटी की वजह से हुई? नहीं, उसकी जीत इसलिए हुई है क्योंकि उसने समस्याओं की भाषा बोली, धर्म की नहीं, वर्ग की नहीं, घृणा की नहीं। और उसने कहा घर हर इंसान का हक है, ट्रांसपोर्ट हर नगर की रीढ़ है और हेल्थ केयर जो है विलासिता नहीं है, मानव का अधिकार है। और ये लड़ाई क्लास की है, धर्म की नहीं है। और यदि हम इसे धर्म की लड़ाई मानकर पढ़ेंगे तो हम गलत अध्याय पढ़ रहे हैं। विकलेश हूं मैं और अंत में ये बात कहना चाहता हूं कि राजनीति में युद्ध जो है विचारों का होता है, विचारों का अंत नहीं होता। लेकिन शहर टूटते हैं जब हम सुनना बंद कर देते हैं। और न्यूयॉर्क का ये चुनाव हमारे लिए चेतावनी है कि अगर समस्या बढ़ी और सत्ता चुप है तो जनता नया रास्ता ढूंढ लेगी। और अगर संवाद नहीं होगा तो ध्रुवीकरण बढ़ता चला जाएगा। और अगर हम लड़ना नहीं, समझना शुरू कर दें तो शायद सभ्यता बच जाएगी। ये कहानी न्यूयॉर्क की नहीं है, ये कहानी समय की है और समय किसी के लिए नहीं रुकता। तो मैं कहता हूं लाइक मत कीजिए, शेयर मत कीजिए, पहले समझिए। सब्सक्राइब तब कीजिए जब आपको ये लगे कि यहां बहस नहीं, बुद्धि चलती है। हम फिर मिलेंगे किसी और मोड़ पर, किसी और प्रश्न के साथ। और जब तक मेरा कोई नया प्रश्न आपके सामने आता है तब तक आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।